ऑलराइट, तो आपके पास Rbac जो होता है, ठीक है, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो होता है, इसके अंदर हम एक्सेस राइट्स जो दे रहे होते हैं वो डायरेक्ट रोल्स को दे रहे होते हैं और यूज़र्स को नहीं दे रहे होते हैं। और फिर वो रोल्स जो होते हैं वो असाइन करते हैं हम यूज़र्स पर। तो जिन लोगों ने डिस्कॉर्ड यूज़ किया, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, जहाँ पर हम डिफरेंट रोल्स बना रहे होते हैं और फिर वही रोल्स हम स्पेसिफिक यूज़र्स को असाइन कर रहे होते हैं। नाउ आपके पास यूज़र्स जो होते हैं, ये मैनी टू मैनी रिलेशन होता है, क्योंकि एक यूज़र डिफरेंट रोल्स पे भी असाइन होता है। एंड एक रोल जो है उस पर डिफरेंट रिसोर्स भी आ सकती हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, जब आपके पास यूज़र्स होते हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रोल्स, एंड जो रोल्स होते हैं दे आर वेरी, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ग्रेटर दैन द रोल्स। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास क्या आ जाती हैं, फाइल्स आ जाती हैं। आपके पास फाइल्स, रिसोर्सेज, फोल्डर, ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर हम परमिशंस रख रहे होते हैं और इसके अंदर हम रख रहे होते हैं कि इस यूज़र के पास ये रोल है या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ज़्यादातर रोल्स जो होते हैं इनके स्टैटिक होते हैं। नाउ यूज़र एंड रोल के बिटवीन का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं यूज़र अग्रीमेंट, और जो परमिशन और रोल्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं परमिशन अग्रीमेंट। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एक यूज़र पर आप एक रोल असाइन कर रहे हैं या एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक रोल पर तुम बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहे हो कि उसके पास परमिशंस कौन कौन सी हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र होता है, उसके पास हो सकता है रोल ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। एंड मैनेजर के पास परमिशन हैं कि वो फाइल भी चेंज कर सकता है, फोल्डर भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एक हो सकता है मे बी लाइक ही इज़ एन अकाउंटेंट एंड ही इज़ ऑल्सो अ मैनेजर, सो नाउ ही ये वाला भी यूज़र मैनेजर है, ये भी यूज़र, इस वाला अकाउंटेंट के पास भी, या इसको मैनेजर बोल दो और इसको CEO कह दो, तो दोनों के पास मैनेजमेंट वाले कंट्रोल्स हैं। ओके, सो अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा और डीप डाइव लें, तो वहाँ पर उसको यूज़र्स थे, यूज़र अग्रीमेंट था, रोल्स थे, परमिशंस थी, कोई परमिशन अग्रीमेंट था, और हर यूज़र जो रोल के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा होगा उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सेशन होगा, राइट। सो यूज़र्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स विद द एक्सेस, ठीक है। रोल्स क्या हैं, इट्स अ नेम जॉब। तो जैसे रोल मैंने वहाँ पे मैनेजर बोला था, इट्स लाइक अ जॉब, और कोई और भी रोल्स हो सकते हैं। सिर्फ ये लो लेवल रोल जॉब्स नहीं हो सकती हैं, जैसे कि नेम जॉब ये भी हो सकती है कि राइटिंग और एडिटिंग, इनको भी हम रोल्स कह सकते हैं। Now permission is basically approval of the access and the session is basically mapping of the user to the role, ठीक है। तो हमारे पास 3 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं Rbac के, ठीक है। एक है लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज ये कहता है कि जो रोल है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए वो उसको सबसे मिनिमम से मिनिमम राइट्स दो, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जॉब है या एक रोल है आपके पास टू राइट टू अ फाइल, ठीक है, तो या टू रीड अ रिकॉर्ड, ठीक है, तो बस आप उसको रीडिंग प्रिविलेजेस दो, उसको ज़्यादा प्रिविलेज ना दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है राइट टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, या इसको और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, यू कैन एडिट योर नेम इन टू अ फाइल, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एक एक्सेल की शीट है, और उस एक्सेल की शीट में आपके पास प्रोजेक्ट नेम्स हैं, ठीक है। तो आपके पास आपका नेम है प्रोजेक्ट का, एंड देन आपके पास ग्रुप आईडीज़ हैं ना। अब आपके पास यहाँ पे टेक्निकली पूरी एक्सेल फाइल का एक्सेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास अपनी आईडी का एक्सेस होना चाहिए कि सिर्फ वो अपनी रिकॉर्ड को चेंज कर सके, बाकियों को ना कर सके, क्योंकि अगर बाकियों को करेगा दैन इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब द सिस्टम। सो दैट्स व्हाट इज सेइंग कि लीस्ट प्रिविलेज हो। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ ऐसे हों कि कोशिश ये करो कि जो तुम्हारे रोल्स असाइन हो रहे हैं वो आपस में अलग हों, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक समझो बहुत बड़ा रोल आ जाता है, तो अगर एक हैकर के पास उस रोल का एक्सेस आ जाएगा देन ही कैन क्रिएट chaos एंड लाइक अ लॉट ऑफ menace in the system,
तो एंड द थर्ड पार्ट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जितना पार्ट एक यूज़र को दिखाना है सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाओ. सो again, just giving permissions or just giving data which the user currently needs and abstracting all of the data which the user cannot see. So separation of duties क्या है, mutually exclusive है, और data abstraction क्या है, abstracting permissions, ठीक है. तो जैसे कि credit card, credit debit. नाउ इफ़ अगर आप क्रेडिट एक पॉइंट पे कर रहे हैं, सो आप उसको सिर्फ क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन दिखाएं, और जब डेबिट कर रहे हैं तो सिर्फ डेबिट की इन्फॉर्मेशन दिखाएं. नाउ एडवांटेजेस क्या होता है आपके पास RBAC के. एक सबसे पहले ये चीज़ है कि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है. दूसरी ये है कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है. तीसरा ये है कि ये सिंप्लीफाई करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छी होती है, ऑडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है. सो ऑडिटिंग के लिए अच्छा है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है. नाउ देन हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल, ठीक है. एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल क्या कहता है कि अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स हम अब एक्सेस देंगे. सो Abac is a logical access control model because it controls access to the objects by evaluating rules against attributes of entities. Sorry, yeah, this is entities. So rules against entities, um, rules against attributes of entities, subject and object, operations and environment relevant to a request. तो सबसे पहले क्या है, इट्स लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मॉडल, ठीक है. एक एक्सेस कंट्रोल मॉडल है जो किस पे बेस्ड है, जो सबसे पहले क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एवेलुएट कैसे करता है, ऑन बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज़, और ये एंटिटीज़ क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट विच इज़ रेलेवेंट टू द रिक्वेस्ट. तो इनको देखते हैं कि व्हाट यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो आपके पास इस डायग्राम से पहले देखते हैं. तो सब्जेक्ट यूज़र आया आपके पास, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट मांगेगा एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो वो सबसे पहले जाएगा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म के अंदर. एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म में सबसे पहले आपकी जो एक्सेस पॉलिसीज़ के जो रूल्स होंगे वो सारे चेक होंगे कि भाई हाँ ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जब वो चेक हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उसका चेक करेगा सब्जेक्ट का नाम, इसकी क्लियरेंस, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है कि टाइप क्या है, ओनर कौन है, ठीक है, एंड देन आखिरी में एनवायरनमेंट कि बेसिकली टाइम या टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ़. तो जब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर लास्ट स्टेप होगा कि या तो वो परमिट होगा या वो रिजेक्ट होगा, एंड ऑथराइजेशन एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा टू दैट ऑब्जेक्ट. तो व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट्स. पर उससे पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है. तो एट्रीब्यूट्स सबसे पहले जो चीज़ होती है आपके पास वो होती है कि दे आर डिफाइंड एंटिटीज़ फॉर कन्फिग्रेशन, ठीक है. सो कुछ एंटिटीज़ हमने डिफ़ाइन की हुई हैं फॉर सम कन्फिग्रेशन, ठीक है. अब ये एंटिटीज़ हैं क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट. सब्जेक्ट आपके पास होता है या तो यूज़र, एप्लीकेशन, प्रोसेस या डिवाइस, ठीक है. तो ये बेसिकली कॉज करते हैं इंफॉर्मेशन टू फ्लो amongst the objects or to change the state, ठीक है. तो जैसे कि सब्जेक्ट ये होता है कि एक, जैसे मैं अगर आया और मुझे किसी फ़ाइल का एक्सेस चाहिए, तो मैं उसका या तो स्टेट चेंज कर रहा हूँ या मैं बेसिकली चेंज कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट क्या होगी, अगेन इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ फोल्डर, इट कैन बी अ रिसोर्स, इट कुड बी अ नेटवर्क, इट कुड बी एनीथिंग जो बेसिकली कंटेन कर रही है या रिसीव कर रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है. और एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट क्या है, कुछ भी टेक्निकल या सिचुएशनल या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के आउटकम को, ठीक है, या कहाँ पर इंफॉर्मेशन अकर हो रही है या कैसे हो रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करिए. सो डेट, टाइम, वेदर, दीज आर ऑल द एनवायरनमेंट. पॉलिसी क्या है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं विच अलाउज योर बिहेवियर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड हाउ resources are protected under environment conditions. So basically कहने का मकसद ये है कि it's just based of set of rules जिसकी बेसिस पे तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि या तो ऑब्जेक्ट को जो भी रिसोर्स जो देनी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो प्रिविलेजेस बेसिकली मीन्स ऑथराइजेशन ऑफ
योर सब्जेक्ट, ठीक है, कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट है, इज़ इट इवन ऑथराइज और नॉट. सो प्रिविलेज मीन्स राइट, authorization, and policy basically means set of rules on the basis of which can the subject have an access to the object or not. Now अब हमारे पास एक आता है एवैक की पॉलिसी मॉडल, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. आपके पास सबसे पहले डिफाइन होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट्स, और आपके पास ये SAK, OAM एंड EAN, दीज आर बेसिकली वेरी सिंपल प्री डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है. तो हमने कुछ प्री डिफाइन एट्रीब्यूट सेट कर दिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट के लिए. नाउ एट्रीब्यूट्स SONE और देन एट्रीब्यूट असाइनमेंट्स के हम इनको असाइन कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली सेइंग एट्रीब्यूट S जो है, that is a subset of all of these conditions. O is all of this and E is all of that. We'll look into this, what is meant by this, in a little while, ठीक है, जब हम इसकी real life example देखेंगे. But just go with this model for now. Fourth policy ये होता है कि policy model ये होता है कि वो बेसिकली बूलियन फंक्शन होता है कि अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, with respect to subject getting an access to of an object in an environment E, ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें ट्रू होती हैं देन ओनली देन उसको परमिशन मिलेगी, वरना वो रिजेक्ट होगा. अगेन वी आर गोइंग टू सी कि ये व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इन द रियल लाइफ एग्जांपल व्हिच वी आर गोइंग टू डू. नाउ पॉलिसी बेसिकली फिफ्थ पॉइंट जो है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट आई विल जस्ट गो विद इट. सो पॉलिसी रूल बेस होता है या पॉलिसी स्टोर जो होता है, इट कंसिस्ट ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ योर पॉलिसीज़, ठीक है, ऑफ योर एक्सेस कंट्रोल डिसीजंस विच हैव बीन मेड, ठीक है. एंड यहाँ पर मतलब सारे के सारे रूल्स हैं विद कंसर्निंग योर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सिक्योरिटी डोमेन. तो इसके बाद सारे रूल्स हैं फॉर द सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विद इन द सिक्योरिटी डोमेन के, उनको क्या उनके लाइक सारे रूल्स हैं कि इस केस में ट्रू करना है, इस केस में परमिट करना है, इस केस में डिनाई करना है, एंड ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो दैट्स ऑल ऑफ दैट 5. सो द फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिसी स्टोर कंटेन्स the rules covering many subjects and objects within a security domain. The access control decision process are made by evaluating the relevant policy rules stored in a policy store. I mean, it's the same thing. Okay, so now let's take a look at Rbac versus Abac. So basically case scenario ये है कि आपके पास different users हैं, and users आपके पास या तो adult, teen या child होते हैं, और उसकी basis पर आपको या तो उसको R रेटेड की देनी है या PG रेटेड या G रेटेड की परमिशंस देनी है. सो Rbac के अंदर हम क्या करेंगे, रोल्स असाइन करेंगे. तो हम आपस रोल्स असाइन अडल्ट, टीन, चाइल्ड, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3. अगर अडल्ट होगा तो वो तीनों मूवीज़ देख सकता है, अगर टीन है तो वो सिर्फ PG रेटेड और G रेटेड देख सकता है, और अगर चाइल्ड है तो वो सिर्फ G रेटेड देख सकता है. एंड अगर हम इसको Abac से करना है, दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. सो हम लिखेंगे इसको कैन एक्सेस UME, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन ये है कि अगर एज उसकी यूज़र की U ग्रेटर दैन 17 है एंड रेटिंग M है, और मूवी बेसिकली यहाँ पे रेटिंग M मूवी जो है वो सबसेट RG PG R और G का है, तो ट्रू है. एंड सॉरी, दिस इज़ और फिर ये वाली स्टेटमेंट है, एंड देन और फिर ये वाली स्टेटमेंट. सो इट्स वेरी सिंपल एज टू हाउ यू राइट इट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि तुमने बस अपनी कंडीशन सेट कर दी कि ये कंडीशन है एंड ये रेटिंग, ये वाली कंडीशन है एंड रेटिंग, ये वाली कंडीशन एंड रेटिंग, एंड देन सबको और कर दिया. और अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हो जाती हैं देन इट कैन बेसिकली गेट एक्सेस टू लुकिंग एट योर मूवी. सो वेरी सिंपल. सो यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि ये जो सबसेट वाली बात थी वही यहाँ पर कवर हो रही है, सबसेट वाली चीज़. ऑलराइट, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ Abac. सो एडवांटेजेस सबसे पहले जो Abac के हैं वो 5 हैं, ठीक है. एक ये है कि इसके अंदर एज यू कैन सी देयर इज़ नो यूज़र अग्रीमेंट, देयर इज़ नो परमिशन अग्रीमेंट. सो यू आर एलिमिनेटिंग दैट. ये जो स्टैटिक जो रोल्स थे, इसकी जो मैनेजमेंट थी या इसकी जो डेफिनेशन जो थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग इज़ के it is now it has the capability of unlimited attributes. तो attributes तुम ऐड करते जाओ, तो उस केस के अंदर उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है कि या तो वो बेसिक कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल मॉडल भी बना सकता है, और बहुत ज़्यादा एडवांस पॉलिसी मॉडल्स पे भी चल सकता है, ठीक है. एनवायरनमेंट
attributes भी तुम इसके अंदर ऐड करो, so it makes it more flexible and it more complex. Abac can also adopt, it can enforce Rbac, DAC and Mac models as well. तो direct Abac use कर लो, वो Rbac का substitute भी use हो सकता है. And एक और पॉइंट ये था कि इट बेसिकली गिव्स यू मोर फाइनर कंट्रोल, ठीक है, कि जितने ज़्यादा आप हाई नंबर ऑफ इनपुट्स डाल रहे हो, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके पास ज़्यादा एक्सेस आ रहा है, एंड यू कैन हैव मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ योर सब्जेक्ट्स, योर ऑब्जेक्ट्स एंड योर ऑल ऑफ दिस सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज़. सो दैट वाज इट. एंड अगर Rbac के अगर हम एडवांटेजेस वापसी रिवाइज करें, सो देयर लाइक 4 एडवांटेजेस. एक एडवांटेज ये था कि इट सिंप्लीफाइज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरा था कि सपोर्ट फॉर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़. एंड तीसरा ये था कि ऑडिट, गुड ऑडिटिंग कंट्रोल. एंड 4 इज़ लाइक गुड प्रैक्टिस. सो दैट वाज इट.